हम सर्वांग समता के बारे में समझेंगे। सर्वांग समता जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर्व अंग, सर्व और अंग मतलब सभी अंग, और समता मतलब समान। तो सभी अंग यदि समान हो तो हम उसको कहते हैं सर्वांग समता। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सिक्का है, अगर हमारे पास एक और ऐसा सिक्का है जो बिल्कुल हूबहू इसके साइज का है, तो इसको हम सर्वांग समता कहेंगे। और एक के ऊपर एक को रखेंगे तो पीछे नीचे वाला जो है हमको ऊपर से दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब इसको ये सिक्का पूरी तरीके से ढक लेगा। यहाँ पर केवल सिक्का ही नहीं, हर वो चीज जो दोनों बिल्कुल बराबर हो, दिखने में बिल्कुल समान हो, नापने में समान हो, तो इस तरीके से हम उसको सर्वांग समता कहते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास 100 का एक नोट है और 100 का एक और नोट है। तो हम जानते हैं कि 100 का दो नोट जो होता है बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम हैं, मतलब सभी अंग बिल्कुल समान हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रेखाखंड की ओर। रेखाखंड में सर्वांग सम हम किसको कहते हैं? जैसे कि एक रेखा है 5 सेंटीमीटर का और एक और रेखा है 5 सेंटीमीटर का, तो हम इसको सर्वांग सम कहेंगे, क्योंकि एक के ऊपर में दूसरे को रखेंगे तो हमको केवल एक ही रेखा दिखाई देगा, हम दोनों में अंतर नहीं पहचान पाएंगे। तो इस तरीके से दोनों रेखाएं जो हुआ सर्वांग सम हुआ। हम कुछ रेखाखंडों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये है 3 सेंटीमीटर का और एक हमारे पास है 7 सेंटीमीटर का रेखा। जब हम 3 सेंटीमीटर के रेखा में 7 सेंटीमीटर के रेखा को डालते हैं तो हमको नीचे वाला जो 3 सेंटीमीटर का रेखा है वो दिखाई नहीं देता। इससे हमको लगता है कि वो सर्वांग सम है, मतलब हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में जब दोनों रेखा बराबर हो तभी पूरी तरीके से ढक लेता है। तो इस तरीके से जब दो रेखाखंड जिसकी दोनों की लंबाई यदि समान है तो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेता है और उसी को हम कहते हैं सर्वांग सम। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोण के संबंध में देखते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास कोण है इस तरीके से 70 अंश का, ये उसका भुजा है दो। एक और कोण है, ये भी है 70 अंश का। तो यहाँ पर दोनों कोण जो है सर्वांग सम है, क्योंकि ये किरण है, ये दोनों किरण है, ये दोनों किरण है, और किरण जो होता है सामने कितने भी आगे बढ़ सकता है। तो जहाँ भी ये दोनों किरण और ये दोनों किरण आगे बढ़ेगा तो एक दूसरे को ढकते ही जाएगा, क्योंकि ये असीमित है, आगे बढ़ने का कोई सीमा नहीं है और इसका कोण बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम इन कोणों को सर्वांग सम कहते हैं। लेकिन यही अगर इस किरण का मान दे दे, मतलब रेखाखंड हो जाए, जैसे ये इधर 5 सेंटीमीटर दे दे और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे दे, तो हम इसको सर्वांग सम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भुजा का लंबाई हमको ज्ञात है 5 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर, तो इसका लंबाई में अंतर है, इसलिए हम इसको सर्वांग सम नहीं कहेंगे। अर्थात सर्वांग सम के लिए या तो मान नहीं दिया जाना चाहिए जिसको हम किरण के रूप में व्यक्त करेंगे, या यदि दिया गया है तो बराबर मान होना चाहिए, तभी हम उसको सर्वांग सम कह सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर पुनः दो त्रिभुज को तुलना करके देखते हैं। दो जो कोण है ये, यहाँ पर है समकोण त्रिभुज 90 अंश का, यहाँ 70 अंश का है। भुजा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी भुजा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 90 अंश है, पर यहाँ पर 70 के बजाय 90 अंश है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये दोनों आकृतियाँ जो है वो
सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों डिफरेंस है, अंतर है दोनों में, तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। सर्वांग सम होने के लिए सभी चीज़ें जो उस आकृति में है वो अगले आकृति में भी होना चाहिए। भले वो घुमा हो सकता है, जैसे कि ये है नीचे हो सकता है, ये ऊपर की ओर हो सकता है, वो परिस्थिति अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका बनावट बिल्कुल उसको घुमा के जब हम एक साथ रखेंगे, जिस दिशा में पहले वाला है अगर ऊपर में रखें और बिल्कुल बराबर है, तभी हम उसको सर्वांग सम कह सकते हैं। अन्यथा माप यदि किसी का कम ज़्यादा है तो सर्वांग सम नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता। मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज है इस प्रकार से। एक त्रिभुज ये है जो है 90 अंश, इधर है 40 अंश और इधर है 50 अंश। एक और हमारे पास त्रिभुज है सेम 90 अंश, 40 अंश और 50 अंश। अगर हमको कहे, इसका मान भी हम रख देते हैं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसका मान है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये हालांकि इसका तीनों कोण बराबर है, 40 है, 90 है, 50 है, 40 है, 90 है, 50 है, लेकिन इसका भुजा समान नहीं है। ये 6 है तो यहाँ पर 3 है, इसको भी हम नाम दे सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जबकि एक्स वाई उसके जो संगत भुजा है उसका मान 3 सेंटीमीटर हुआ। बी सी का लंबाई 8 सेंटीमीटर तो उसके संगत भुजा वाई जेड का माप 4 सेंटीमीटर हुआ। ए सी का माप 10 सेंटीमीटर तो उसके संगत भुजा एक्स और जेड का मान 5 सेंटीमीटर। इससे स्पष्ट है कि इसके भुजाओं की लंबाई दोनों में अलग अलग है। ऐसी स्थिति में यदि कोण बराबर है तो भी इसको हम सर्वांग सम नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वांग इसमें आधा अंग बस बराबर है, कोण बस, और भुजा इसका बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर मान लीजिए ए बी का 3 सेंटीमीटर, बी सी का 4 सेंटीमीटर और ए सी का 5 सेंटीमीटर माप है। इसका भी है एक्स वाई का 3, वाई जेड का 4 और एक्स जेड का 5 सेंटीमीटर माप है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको सर्वांग सम कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार जो ए बी है उसका संगत भुजा का मान बराबर है, बी सी का भी संगत मान का भुजा बराबर है, ए सी का भी संगत भुजा का मान बराबर है। यदि त्रिभुज के तीनों भुजा का मान या तीनों संगत भुजाओं का मान दोनों में बराबर है तो दोनों के जो कोण है वो निश्चित तौर पर बिल्कुल बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोण का मान नहीं दिया है तो भी हम इसको सर्वांग सम कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संगत भुजा यदि बराबर है तो निश्चित तौर पर तीनों कोण भी बराबर होगा। तो हम केवल 3 संगत भुजाओं के बराबर होने के आधार पर इसको सर्वांग सम कह सकते हैं। और ये सर्वांग समता जो है 3 भुजा मतलब भुजा, भुजा और भुजा, इसके संगत भुजाओं के द्वारा निर्धारित हुआ। तो 3 भुजा 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 के माध्यम से ये सर्वांग समता है, इसलिए इस नियम को हम कहते हैं भुजा 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 या एस 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 के सर्वांग समता के नियम। अब हम आगे समझते हैं भुजा कोण भुजा, मतलब 2 भुजा संगत भुजा बराबर होना चाहिए
और एक कोई भी कोण जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं वो बराबर होगा तो वो जो त्रिभुज बनेगा वो सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC और एक है XYZ, ये घुमा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण B 40 अंश है और कोण Y 40 अंश है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। और उसके जो इसके दो जो भुजा है, ये AB 5 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार से इसमें भी XY 5 सेंटीमीटर है। इसमें BC 7 सेंटीमीटर है, वैसे ही YZ भी 7 सेंटीमीटर है। तो जो कोण Y है उसका सम्मुख भुजा और कोण B है उसका सम्मुख भुजा बिल्कुल बराबर होता है। इस प्रकार के जो नियम होते हैं उसको हम कहते हैं भुजा कोण भुजा या SAS का सर्वांग समता का नियम। इसमें हमेशा जो होता है ये कोण और ये कोण दोनों हमेशा A और X से बराबर होगा, C और Z हमेशा बराबर ही होगा। इसलिए और जितना लंबाई AC का होगा उतना ही लंबाई XZ का होगा। तो इस प्रकार के हमें यदि एक कोण और उसके सामने के दोनों भुजा का मान ज्ञात है और वो अगले वाले त्रिभुज में भी वही सेम मान है, जैसे कि ये 40 है और 5 7 है, तो सामने वाला दोनों जो भुजा होगा बिल्कुल बराबर होगा और दोनों का कोण भी बराबर होगा, इसलिए ये भी सर्वांग सम कहलाएगा। अब हम कोण भुजा कोण के बारे में समझेंगे। इसके अंतर्गत दो कोण होते हैं, कोण भुजा कोण बोलते हैं। मतलब दो कोण और एक भुजा के आधार पे हम सर्वांग समता को निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, इस तरीके से ये हो गया A B और C। उसी तरीके से हमारे पास एक और त्रिभुज है इस तरीके से, इसका नाम है P Q और R। अब यदि हमें इसमें से जैसे कि ऊपर हमको बताया है दो कोण हुआ और एक भुजा, एक का दूसरा त्रिभुज में संगत कोण और संगत भुजा यदि बराबर है तो बाकी उसमें हमको सर्वांग समता प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोण A का मान और कोण B का मान हमें ज्ञात है। कोण A का मान है 60 अंश, कोण B का मान है हमें ज्ञात है 50 अंश। इसी तरीके से इसमें कोण Q और R, इसका मान ज्ञात है हमको। Q का मान है मान लीजिए 60, R का मान है हमको ज्ञात 50 अंश। तो ऐसी स्थिति में एक और AB भुजा का मान हमको ज्ञात है, मान लेते हैं ये है 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से QR का मान हमको ज्ञात है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये हमको भी ज्ञात है। अब हम देखते हैं कि AB और QR ये जो भुजा है वो संगत भुजा है और दूसरा जो दो कोण है उसका उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पर भी जो दो कोण है उसका उभयनिष्ठ भुजा है। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास दो कोण ज्ञात है तो तीसरा कोण का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 60 और 50 110 होता है, तो टोटल 180 में 110 को घटाएंगे तो 70 आएगा। तो ये 70 अंश इसका मान निकल जाएगा, इसका भी मान निकल जाएगा 70 अंश। इस तरीके से
इस तरीके से कोई भी दो भुजा दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज में भी संगत कोण यदि बराबर है और उसका उभयनिष्ठ दोनों का बराबर है, भुजा मान उसका बराबर है, तो हम तीसरा कोण निकाल के आसानी से उसको सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ये भुजा बराबर है तो ये 50 अंश दिया हुआ है तो निश्चित दिशा में मुड़ेगा, यहाँ भी निश्चित दिशा में 60 अंश दिया है तो मुड़ेगा, और ये एक बीच में काटेगा कहीं पर भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी उसने अंश का हम कोण बनाएंगे तो आगे बढ़ेगा और एक निश्चित दिशा में काटेगा, तो वो एक निश्चित दूरी पर ही काटता है यदि ये भुजा बराबर है तब। यदि इसका मान हमको ज्ञात नहीं होता तब हम ऐसा इसका मान नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस भुजा का मान यदि हमको ज्ञात है और दोनों कोण का मान ज्ञात है तो ये जो भुजा बनेगा वो निश्चित दूरी पर दोनों को एक दूसरे को काटेगा और ये भी काटेगा। तो ऐसी स्थिति में तीनों भुजा बराबर हो जाएगा और तीनों कोण तो बराबर है ही, तो इस प्रकार ये सर्वांग सम त्रिभुज बन जाएगा। तो दो कोण और एक भुजा के आधार पर भी सर्वांग समता प्राप्त किया जाता है। अब हम एक नया नियम पढ़ेंगे। दो त्रिभुजों में से एक समकोण हो और जो कर्ण का मान हो उसका दोनों का बराबर हो तो निश्चित तौर पर वो त्रिभुज हमेशा बराबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, ये है, इसको मान दे देते हैं हम ए, बी और सी। इसका मान है मान लेते हैं 90 अंश। एक और है हमारे पास त्रिभुज, इसका भी हम मान रख देते हैं एक्स, वाई और जेड। तो इसका मान y का मान है 90 अंश। अब हम एक समकोण त्रिभुज दोनों में बराबर हो गया, समकोण बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कर्ण भुजा। कर्ण भुजा का मान बराबर होना चाहिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण का भी मान 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि दोनों सर्वांग सम हैं। ऐसे स्थिति में हमको पता है कि यदि 5 सेंटीमीटर इसका कर्ण है तो जो 90 अंश जहाँ से जैसे कि y कोण है वहाँ से यदि हम दोनों भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो 5 सेंटीमीटर यदि कर्ण बनेगा, जहाँ पर भी ये सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, ये भी सीधा जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर तक यदि कर्ण बनता है तो दोनों बराबर होगा। लेकिन एक समस्या इसमें ऐसा है कि हम कर्ण को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको y से x और y से z, b से c और b से a इसका मान ज्ञात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अलग करते हैं और ये 3 हो जाता है, समकोण, कर्ण और एक कोई भी भुजा। 3 का मान ज्ञात हो तब हमको स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि दोनों त्रिभुज बिल्कुल सर्वांग सम है। जैसे कि मान ले इसका मान देते हैं 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका भी 3 सेंटीमीटर दिया है। अब स्पष्ट है 3 सेंटीमीटर हम नापेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम अपने प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का इसमें चाप काटेंगे तो जो त्रिभुज बनेगा वो सेम दोनों बराबर होगा। इस तरीके से हमारे पास यदि एक समकोण दो त्रिभुज है जिसमें से दोनों का कोई भी एक समकोण है और कोई भी दो भुजा यदि बराबर है, दोनों का संगत भुजा बराबर है, उसमें से एक कर्ण बराबर है और एक कोई भी भुजा बराबर है संगत भुजा, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो त्रिभुज होगा वो सर्वांग सम कहलाएगा। तो इसके लिए एक समकोण, एक कर्ण और कोई भी एक भुजा संगत भुजा बराबर होना चाहिए।